आज का अपना टॉपिक है वाटर या जल। प्राकृतिक जल को क्या है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है हार्ड वाटर और दूसरा सॉफ्ट वाटर। अब जल या वाटर में जो अपने सिलेबस में है वो है हार्ड और सॉफ्ट वाटर का सॉफ्ट टेस्ट के आधार पर उनको अलग अलग कैसे क्लासिफिकेशन उनका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। जो साबुन के साथ तुरंत झाग पैदा कर देता है वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट वाटर। झाग पैदा क्यों कर देता है, क्योंकि जल में सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन कम होते हैं। आयन कम होंगे तो झाग आसानी से पैदा हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखो। मृदु जल के कहाँ से अपने को मिलता है, नदियों का पानी है, बारिश का पानी है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सॉफ्ट वाटर या मृदु जल। नेक्स्ट है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है कि वह जल जो साबुन के साथ झाग पैदा नहीं करता वो क्या कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। अब जल में क्या होता है, जल की कठोरता किस कारण होती है, जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट आदि लवणों के कारण होती है। ये लवण क्या करते हैं, साबुन से झाग बनने नहीं देते। अब पहले अपन देखते हैं साबुन क्या होते हैं। साबुन होते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम साल्ट क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। जैसे C17H35 CONA को क्या कहेंगे, सोडियम स्टीरेट। ठीक है, ये हो गए उच्च वसीय अम्ल। फिर है C17H33 को क्या कहेंगे, सोडियम ओलिएट। और C15H31 को क्या कहेंगे, सोडियम पामिटेट। अब देखो, झाग उत्पन्न होना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, परंतु जब क्या है, कठोर जल के साथ साबुन की जो रिएक्शन करवाई जाती है तो कठोर जल में क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है, ये रासोप का फॉर्मूला। जब इसके साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये जो बना Na है ये किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। और ये जो कैल्शियम बचा हुआ है ये किसके साथ आ जाएगा, C17H35 COO। Cl Na की जगह क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। और इस प्रोसेस में दो मॉलिक्यूल सोप के काम में आ रहे हैं और एक इसका CaCl2 का, और क्या बन जाता है, NaCl। ये जो बना हुआ साल्ट होता है ये क्या रहता है, जल में एविले रहता है। इस कारण जल में झाग कठोर जल के कारण नहीं दे पाते। अब कठोर जल में ये तो अपन ने कैल्शियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है, इसके अलावा मैग्नीशियम भी होता है, इनके क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट ये सारे लवण इसमें होते हैं। सॉफ्ट वाटर में अपन देखते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड और ये नहीं होते, जिसके कारण ये अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया नहीं होती। और जैसे ही अपन साबुन अप्लाई करेंगे कपड़ों पे और सॉफ्ट वाटर काम में लेंगे या मृदु जल काम में लेंगे तो तुरंत उन पे झाग आ जाते हैं, जबकि कठोर जल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये जो अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया है ये प्रारंभ होती है। तो ये तो हो गया कि सॉफ्ट टेस्ट के आधार पे कैसे अपन जल को दो भागों में बांटेंगे, सॉफ्ट वाटर किसको कहेंगे, हार्ड वाटर किसको कहेंगे, तथा कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है। ये दो प्रोसेस हो गई। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जल की कठोरता। जल की कठोरता को अपन देखेंगे तो जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, जल की अस्थायी कठोरता तथा जल की स्थायी कठोरता। अब देखिए, अस्थायी कठोरता किस कारण होती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों के कारण ये कठोरता होती है। इसको अस्थायी क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही अपन इसको उबालेंगे ये कठोरता दूर हो जाती है, उबाल कर इसको दूर किया जा सकता है, इसलिए इसको अपन क्या कह रहे हैं, जल की अस्थायी कठोरता। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगी और CO2 बाहर निकल जाती है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में। इसी प्रकार मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है और CO2 वातावरण में निकल जाती है।
इस प्रकार ये हो गई जल की अस्थायी कठोरता। अब सेकंड है जल की स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता में क्या होता है, इसे उबालकर दूर कर सकते हैं अपन। ये जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि लवणों के कारण होती है। अब देखो, इसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। अस्थायी कठोरता को तो उबालकर दूर किया जा सकता है, जबकि स्थायी कठोरता को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। तो अपन जल की कुल कठोरता देखेंगे तो किसके बराबर हो गई, अस्थायी कठोरता प्लस स्थायी कठोरता। अब कठोरता मापने की अलग अलग यूनिट्स हैं। पीपीएम में अगर अपन देखें तो अगर 50 पीपीएम से नीचे वाला जल जो होगा उसको क्या कहेंगे, सॉफ्ट वाटर। 50 से लेकर 350 पीपीएम के बीच में होगा तो उसको क्या कहेंगे, हार्ड वाटर। ठीक है, तो कठोरता दो प्रकार की होगी, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये जो कठोर जल है ये बॉयलर में किस प्रकार हानिकारक है। ठीक है, तो बॉयलर में जब अपन कठोर जल को गर्म करते हैं तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। पहली अपन देखते हैं बॉयलर में पपड़ी, स्केल व स्लग का बनना। स्केल या स्लग क्या होती हैं तथा किस कारण बनती हैं, ये अपन इसमें देखते हैं। तो जब अपन कठोर जल को जब अपन गर्म करते हैं तो वहाँ बॉयलर के पेंदे में नीचे पदार्थ जमा हो जाते हैं। अगर पदार्थ अगर नरम अवस्था में है तो उसे तो क्या कहेंगे, स्लग, और अगर कठोर अवस्था में है तो उसे क्या कहेंगे, स्केल कहेंगे। स्लग क्या होता है, जनरली जहाँ पर बॉयलर का टेम्परेचर कम होता है वहाँ जमा होता है, और स्केल क्या होता है, जनरली जहाँ पर बॉयलर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ क्या बनता है, स्केल बनता है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं स्लग का बनना कैसे बनता है। स्लग तो बॉयलर की भीतरी सतह पर बनने वाला क्या होता है, नरम अवशेष या नरम प्रेसिपिटेट होता है। किस कारण बनता है ये, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, इनसे ये बनता है। ठीक है, अब ये कहाँ बनता है, ठंडे स्थानों पे बनता है। ठीक है, आसानी से इसको स्लग को क्या करते हैं, स्लग को आसानी से ब्रश के द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्लग। अब है कि स्लग हार्मफुल क्यों है। सबसे पहले स्लग बन गया तो अपने को फ्यूल क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जो बॉयलर की वर्किंग मैकेनिज्म है उसमें भी दिक्कत आती है इससे। तो स्लग हो गया। स्लग का मेन क्या था कि ठंडे स्थानों पे बनता है। ठीक है, और नरम अवस्था में पाया जाता है, ये आसानी से इसको अपन हटा सकते हैं। दूसरा अपना टॉपिक है पपड़ी का बनना या फॉर्मेशन ऑफ स्केल। स्केल में क्या होता है, ये किस कारण बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बॉयलर की जो भीतरी जो लेयर होती है उस पर इनकी क्या बन जाती है, परत बन जाती है। किस किस की, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो इसी को क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। अब स्केल बनने के क्या क्या कारण हैं वो अपन इसमें देखते हैं। सबसे पहला है जो बॉयलर में जो अपन जल लेते हैं उसमें जो ये लवण है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, इनकी क्या है, सांद्रता अधिक हो जाती है। जैसे जैसे बॉयलर में जल लगातार वाष्पीकृत होता रहता है उसके कारण इन लवणों की सांद्रता लगातार बढ़ती रहती है। तो इन लवणों की सांद्रता अधिक होने के कारण भी पपड़ी जम जाती है। दूसरा रहता है विलेयता कम होने के कारण। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे बाकी पदार्थों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। पर कैल्शियम सल्फेट ऐसा है जिसकी विलेयता ताप बढ़ने के साथ घटती है। अपन देखते हैं कि बॉयलर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है
तो दाब बढ़ाने पे बाकी लवणों की तो क्या है, विलेयता बढ़ती है, पर कैल्शियम सल्फेट ऐसा है जो विलेयता कम होती है। अगर विलेयता कम होगी तो धीरे धीरे क्या है, ये नीचे जमा होता जाएगा बॉयलर के पेंदे में, और पेंदे में जमा होता जाएगा तो किसका निर्माण होगा, स्केल का निर्माण होता रहेगा। तो पपड़ी बनने के दो कारण अपन ने देख लिए। सबसे पहला अपन ने देखा सांद्रता, लवणों की सांद्रता अधिक होने के कारण। दूसरा है कुछ लवण ऐसे हैं जिनकी विलेयता कम होने के कारण, जैसे कैल्शियम सल्फेट। अब थर्ड अपन देखते हैं कि कुछ लवण होते हैं जिनके रासायनिक अपघटन के कारण भी ये बनता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट लवण होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में टूटते हैं, तथा ये टूटे हुए लवण किसका निर्माण करते हैं, स्केल का निर्माण करते हैं। अब देखो स्केल क्या होता है, बॉयलर का जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो रीजन होता है वहाँ पर स्केल बनता है। अब बॉयलर की आंतरिक सतह पर इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसको छेनी या हथौड़े से बॉयलर की आंतरिक सतह से अपन हटा सकते हैं। अब है कि ये जो स्केल बनी है इससे बॉयलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या क्या बॉयलर के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो सबसे पहला जो इसका जो हानियाँ, जो डिसएडवांटेज में अपन देखते हैं, वो सबसे पहला है बॉयलर का क्षतिग्रस्त होना। बहुत बार क्या होता है कि स्केल बनने से बॉयलर या तो क्रैक हो जाता है या उसमें थोड़ी बहुत उसकी क्षति हो जाती है। होता क्या है कि जैसे जैसे अपन गर्म करते हैं बॉयलर में पानी, तो वैसे वैसे पपड़ी जमा होती जाती है। पपड़ी जमा होगी तो अपने को टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा तो जो बाहर की धातु है, बॉयलर की जो बाहर की धातु है, उच्च ताप पर गर्म करने पर उसमें प्रसार बढ़ जाता है, जबकि अंदर जो स्केल या पपड़ी जमी हुई है उसमें प्रसार क्या है, नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो बाहर की धातु का प्रसार तो बढ़ गया और अंदर पपड़ी वाली जो परत है उसका प्रसार उतना ही रह गया। तो इसके कारण जब बॉयलर की धातु का प्रसार अधिक होता है तो धातु की सतह पर क्या होती है, दरार पड़ जाती है। तथा दरार पड़ गई तो जो रक्त तप्त धातु है वो किसके संपर्क में आएगी, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी और क्या बना लेगी, ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। और इसमें जो ये H2 गैस निकलती है, H2 गैस के कारण जो बॉयलर में क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, तथा दाब बढ़ने से बॉयलर के क्या रहता है, क्षतिग्रस्त होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। एक इसका जो मेन रीजन ये है जिससे बॉयलर फटने का डर रहता है। हाइड्रोजन गैस के कारण अंदर से दबाव बढ़ेगा तो बॉयलर फटने का डर रहता है। दूसरा जो मेन रीज़न है वह है धातु के संक्षारण का, इसमें खतरा रहता है। तीसरा जो है वो है अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पपड़ी जम गई तो अब अपने को ईंधन क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। एक कुचालक जो लेयर बन गई उसके कारण अपने को ईंधन ज़्यादा देना पड़ता है। ईंधन का क्षय भी क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपन ये जो स्केल बनी है इसको हटा कैसे सकते हैं। तो हटाने के कई मेथड हैं। सबसे पहले ब्रश के द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है बॉयलर को खाली कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको गर्म करते हैं, फिर उसके बाद ठंडा पानी उसमें डालते हैं तो भी ये हट जाती है स्केल। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है, क्योंकि इसमें कैल्शियम के क्लोराइड में सल्फेट ये होंगे, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या टेंडेंसी रहती है, EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो EDTA जैसे ही उसमें मिलाया जाता है और कैल्शियम और EDTA का जो कॉम्प्लेक्स है वो जल में विलयशील होता है, तो घोलकर भी इसको अपन अलग कर सकते हैं। तो ये हो गए स्केल हटाने के उपाय। अब स्केल बनने से रोका ही कैसे जाए, बॉयलर में स्केल बने ही नहीं, इसके लिए दो ट्रीटमेंट है। सबसे पहला है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और दूसरा है इंटरनल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में क्या होते हैं कि जो बॉयलर में अपन पानी लेते हैं वो लेने से पहले ही अपन उसको पानी को ट्रीट करें, तो उसके लिए अलग अलग मेथड है। सोडा लाइम मेथड है, जियोलाइट मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड है। ये मेथड यूज में लेके अपन कठोर जल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं,
सॉफ्ट वाटर में। इंटरनल या आंतरिक उपचार में अलग अलग मेथड्स है, वो मेथड्स अपन देख